दोस्तों, आज की मूवी का नाम है पैरासाइट, जो 2019 में रिलीज हुई। इस मूवी का नाम बड़े ही सोच समझ कर रखा गया है। पहले तो मैं आपको पैरासाइट का मतलब बताता हूँ। पैरासाइट वे कीटाणु होते हैं जो हमारे ही साथ रहते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते। वे हमारे आसपास हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी नजर उन पर नहीं पड़ती। इसी तरह कुछ लोग एक अमीर फैमिली के घर में घुस जाते हैं और उनकी नजर में आए बिना ही उनके साथ रहते हैं। अगर आपने ये मूवी पहले देखी है तो भी और नहीं देखी तो भी एक बार मेरे नजरिए से इस मूवी को जरूर देखना। आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। ये है कीवू। ये यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता है। हर लोगों की तरह इनकी भी एक समस्या है और वो ये है कि ये व्हाट्सएप के बिना रह नहीं सकते और व्हाट्सएप चलता है लोगों के वाईफाई से, जिसका नेटवर्क इनको अपने घर में ढूंढना पड़ता है। इसकी बहन का नाम है कीजू, बाप का नाम किम और माँ का नाम जूंग है। ये गरीबी रेखा से भी नीचे वाली फैमिली है। फिलहाल ये घर के अंदर पिज्जा बॉक्स बनाने का काम करते हैं। इससे इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। इन पैसों से इनका गुजारा तो नहीं होता, पर हाँ, गाड़ी चल जाती है। एक दिन कीवू का दोस्त मिन उससे मिलने के लिए आता है। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है, जिसके अंदर एक लैंडस्केप स्टोन था। कहने को तो ये एक एंटिक पीस था, लेकिन इस फैमिली के लिए ये एक बेकार पत्थर था। फिर मिन कीवू को बाहर लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैं एक रिच फैमिली में एक लड़की को इंग्लिश ट्यूशन देने जाता हूँ। मैं अंदर ही अंदर उस लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मेरा विदेश जाने का वीजा लग गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बजाय किसी और के तुम वहाँ जाओ और उसे इंग्लिश पढ़ाओ, क्योंकि जब वो कॉलेज में हो जाएगी तो मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। उसे कीवू पर विश्वास था। फिर कीवू अपने लिए एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डुप्लीकेट डिग्री बनवाता है और इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वो घर उनके इलाके से बहुत ही ऊंचाई वाले एरिया में था। कीवू पहली बार इतने बड़े घर में आया था। उसे लग रहा था कि वो किसी जन्नत में आ गया है। फिर मैडम इयोन उसकी डिग्री देखकर कहती है कि मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए, मैं आपको जॉब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मिन ने आपको सजेस्ट किया है। लेकिन आज मैं पहले लेसन में तुम्हारे साथ बैठना चाहूंगी, ये देखने के लिए कि तुम्हारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ये है मैडम की बेटी डहाए। ये नए टीचर के सामने बहुत ही नर्वस है। फिर कीवू उसे अच्छे से मोटिवेट करता है और उसे पढ़ाने में अपना बेस्ट देता है। मैडम उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देती है और कहती है कि आज से हम तुम्हें केविन बुलाया करेंगे। तभी वहाँ उनका छोटा बेटा आता है। उसका नाम डी सोंग था। मैडम बताती है कि ये बहुत ही शरारती है, लेकिन ड्राइंग में इसकी विशेष रुचि है। हम इसके शौक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हम एक ड्राइंग टीचर ढूंढ रहे हैं। तभी केविन के दिमाग में घंटी बजती है और वो मैडम को बताता है कि वो एक ड्राइंग टीचर को जानता है। उसे अच्छे से छोटे बच्चों को हैंडल करना भी आता है। फिर मैडम के कहने पर केविन अगले दिन अपनी बहन को ड्राइंग टीचर बनाकर उस घर में ले आता है। कीजू को भी जॉब मिल जाती है। मैडम उसका नाम जेसिका रख देती है। केविन और डाई हाई भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट थे। डा हाई का तो छोटी उम्र वाला सच्चा प्यार था, लेकिन केविन का अमीर बाप की बेटी के साथ एक सोचा समझा प्यार था। उधर मैडम को टेंशन हो रही थी कि वो नई टीचर उसके बेटे को किस तरह पढ़ा रही होगी। फिर वो बहाने से उसके लिए जूस लेकर जाती है। जेसिका बताती है कि उसका बेटा ड्राइंग में अच्छा है, बस उसे आर्ट थेरेपी की जरूरत है। तभी वहाँ उस घर के मालिक मिस्टर डोंग आ जाते हैं। वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, तुम टीचर को उनके घर छोड़ाओ। रास्ते में ड्राइवर जेसिका से उसके घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ दो। फिर जेसिका को एक आइडिया आता है। वो अपना अंडरगारमेंट्स निकालती है और सीट के नीचे छुपा देती है, क्योंकि उसके पापा पहले ड्राइवरी किया करते थे और वो इस ड्राइवर की जगह पर अपने पापा को जॉब दिलाना चाहती थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि उसके पापा को मर्सिडीज बेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उधर मिस्टर डोंग को कार के अंदर वो मिल जाता है जो जेसिका ने छुपाया था। वो घर जाकर ये बात अपनी वाइफ को बताता है। फिर ये दोनों डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो ये काम उनको अपनी कार में करना ही नहीं चाहिए था, और अगर किया भी है तो कोई लड़की अपने अंडरगारमेंट्स पहनना कैसे भूल सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लड़की ने जरूर ड्रग्स लिए होंगे। फिर ये लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई मुसीबत में ना फंस जाए और ड्राइवर को जॉब से हटा देते हैं। तभी वहाँ जेसिका आ जाती है। मैडम जेसिका से पूछती है क्या उस दिन कार में कुछ हुआ था, लेकिन जेसिका मना कर देती है और कहती है कि मैं स्टेशन पर उतर गई थी। फिर
फिर मैडम उसे बताती है कि एक शर्मनाक हरकत के कारण हमने उसे जॉब से निकाल दिया है। जेसिका बताती है कि मेरे एक अंकल थे, वो पहले एक फैमिली के लिए मर्सिडीज चलाया करते थे, फिर वो फैमिली पेरिस चली गई और अभी वो अंकल बेरोजगार हैं। बस फिर क्या था, मैडम जेसिका को उन्हें मिलवाने के लिए कहती है। अब केविन अच्छे कपड़े पहनकर साथ में अपने पापा को लेकर मर्सिडीज बेंज के शोरूम में जाता है ताकि उन्हें मर्सिडीज के फीचर्स के बारे में पता चल सके। फिर मिस्टर डोंग उनका टेस्ट लेते हैं और किम टेस्ट में पास हो जाता है और ये जॉब उन्हें मिल जाती है। अब उनका अगला निशाना थी वो मेड जिसका नाम मून था। जब मिस्टर डोंग ने ये घर खरीदा तो ये मेड घर के पहले वाले मालिकों ने घर के साथ ही इन्हें दे दी थी, यानी कि ये बहुत सालों से इस घर में जॉब कर रही है। उसको इस घर से हटाना लगभग इम्पॉसिबल था। तभी एक दिन दहाए फ्रूट खाते समय केविन को बताती है कि इस घर में आड़ू लाना मना है क्योंकि हमारी मेड को जो आड़ू के बारीक बाल होते हैं उससे एलर्जी है। फिर उसकी शैतानी खोपड़ी काम करने लगती है और वो आड़ू के ऊपर से बारीक बाल उतार कर मून के ऊपर गिरा देता है, ये जानते हुए भी कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो मर भी सकती है। फिर वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने जाती है। मिस्टर किम उसकी फोटो खींच लेते हैं। फिर वो मैडम के कान भरने लगते हैं कि आपकी मेड को टीवी की बीमारी है जो उसने आपसे छुपा रखी है। मैंने खुद उसे किसी से बातें करते सुना है। मैडम, आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है, उसे खतरा हो सकता है। फिर घर आने से पहले किम अपनी बेटी को मैसेज करके बता देता है और जेसिका फिर से आड़ू के बारीक बाल मून के ऊपर छिड़क देती है। जब मैडम घर पहुंचती है तो देखती है कि वो बुरी तरह से खांस रही थी। फिर उसके जाने के बाद किम डस्टबिन में मून के फेंके हुए टिश्यू पेपर पर रेड कलर छिड़क देता है और उठाकर मैडम को दिखाता है। मैडम उनकी चाल में फंस जाती है। फिर मैडम कोई और बहाना बनाकर मून को इस घर से निकाल देती है। बेचारी मून को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है। अब केविन और जेसिका अपनी मॉम को भी इस घर में ले आते हैं। अब पैरासाइट की तरह इस पूरी फैमिली ने इस घर में अपना डेरा जमा लिया था। एक दिन दासोंग महसूस करता है कि इन सब में एक जैसी स्मेल आती है। फिर घर पर जाकर ये चारों आपस में विचार करते हैं कि आज के बाद हम अपने कपड़े अलग अलग डिटर्जेंट में धोएंगे क्योंकि इन चारों को बहुत अच्छी नौकरी मिली थी और ये उसे खोना नहीं चाहते थे। अगले दिन मिस्टर डोंग अपनी फैमिली के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए पिकनिक पर जाने वाले थे। पीछे से वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी मेड को दे देते हैं और अपने तीनों कुत्तों को टाइम पर खाना खिलाने के लिए कहते हैं। अब 2-3 दिन के लिए इन सब की ऐश होने वाली थी। ये तीनों इस घर में खूब मौज मस्ती करते हैं और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। आज रात मौसम खराब था लेकिन इससे इनको क्या फर्क पड़ता है। ये तो अंदर विस्की पी रहे थे और चिल मार रहे थे। ये सब उन कॉकरोच की तरह थे जो अक्सर रात को निकल आते हैं जब घर के मालिक किचन में नहीं जाते। अब केविन इन सब को बताता है कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और उसके बाद ये घर अपना हो जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी इनके घर की बेल बजती है। चुंग जाकर देखती है कि बाहर कौन आया है। बाहर इस घर की पहली वाली मेड मून आई थी। वो बताती है कि मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी, बस उसे ही लेने आई हूँ। फिर ना चाहते हुए भी चुंग को दरवाजा खोलना पड़ता है। बाकी के सब लोग छिप जाते हैं। चुंग कहती है कि मेरा सामान नीचे बेसमेंट में पड़ा है। फिर वो बेसमेंट में चली जाती है और बाकी सब लोग उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आती तो चुंग गुस्से में नीचे जाती है और देखती है कि वो एक अलमारी को सरकाने की कोशिश कर रही है। फिर चुंग उसकी हेल्प करती है और देखती है कि मून ने एक सीक्रेट दरवाजा खोल लिया है। अंदर एक सुरंग टाइप कुछ बना हुआ है। मून उसके अंदर चली जाती है। चुंग भी उसका पीछा करती है और देखती है कि अंदर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी का नाम बिरजू नल्ला था। मून उसको दूध पिलाती है। उनके पीछे पीछे बाकी के तीनों भी सुरंग में आ जाते हैं। चुंग पूछती है कि तुम्हारा पति यहाँ कब से रह रहा है। मून बताती है कि करीब 4 सालों से, लेकिन इस सुरंग के बारे में मिस्टर डोंग की फैमिली को नहीं पता। उनसे पहले वाली फैमिली जिन्होंने ये घर बनवाया था उन्होंने ही ये सुरंग बनवाई थी ताकि अगर कोई वार छिड़ जाती है या कोई पुलिस का मामला पड़ जाता है तो छिपने में काम आ सके। मेरे हस्बैंड ने भी एक माफिया से लोन लिया था जिसको ये टाइम पर चुका नहीं पाए और वो इनकी जान के पीछे पड़ गया। बस तब से ही ये यहाँ पर रह रहे हैं। फिर चुंग कहती है कि अपने हस्बैंड को लो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मून उसके आगे गिड़गिड़ाती है कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज है और बाहर जाते ही वे मेरे हस्बैंड को मार देंगे, प्लीज थोड़ा रहम खाओ। तभी किम का पैर फिसल जाता है और वे तीनों नीचे आकर गिरते हैं। मून देखती है कि ये सभी यहाँ क्या
क्या कर रहे हैं। फिर वो अपना फोन लेकर उनकी वीडियो बनाने लगती है। केविन कहता है पापा मेरे पैर में चोट लग गई है। ये बात फोन में रिकॉर्ड हो जाती है। मून कहती है कि मुझे शक तो था लेकिन अब विश्वास हो गया है कि पूरी की पूरी फैमिली बदमाश है। फिर वो इन सबको धमकी देती है कि मैं ये वीडियो मैडम के पास सेंड कर दूंगी और अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर जाने लगती है। बेसमेंट से बाहर आकर उसके हस्बैंड को अच्छा लग रहा था क्योंकि कई महीनों से वो ऊपर नहीं आया था। मून ने उन चारों के हाथ ऊपर खड़े करके बैठा रखा था। फिर वो उन सब की एक और वीडियो बनाती है कि किस तरह से ये अपने मालिक की गैर मौजूदगी में यहाँ मजे कर रहे थे। फिर बिरजू कहता है सालों मैं भी यहाँ पर छुप कर रह रहा था और जब मौका लगता था ऊपर आया करता था लेकिन कभी भी कोई चीज खराब नहीं की। लेकिन इतने में वे लोग फोन छीनने की कोशिश करते हैं। उन सब में आपस में खूब छीना झपटी होती है। मून शराब की बोतल उठाकर उन सबको पीट देती है लेकिन तभी जैसिका जाकर फ्रिज में से आड़ू निकाल कर लाती है और सारे के सारे आड़ू मून के ऊपर डाल देती है। इतने में केविन वो फोन उठाता है और वे दोनों वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन तभी उस घर का फोन बजता है। चुंग फोन उठाती है। ये फोन उसकी मैडम का था। मैडम उसे रैमडोन नाम की एक डिश बनाने के लिए कहती है और बताती है कि हम 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं क्योंकि जहां पर हम कैंपिंग के लिए जाने वाले थे वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम वापस घर पर आ रहे हैं। अब जैसे ही मालिकों के आने की बात पता चलती है ये सब लोग घर की सफाई में जुट जाते हैं। वे मून और उसके हस्बैंड बिरजू को वापस उसी टनल में बंद कर देते हैं। सफाई का काम पूरा भी नहीं हुआ था लेकिन इतने में वो फैमिली घर पर आ जाती है और ये सब इधर उधर छिप जाते हैं। जिस तरह लाइट ऑन होने पर कॉकरोच इधर उधर छिप जाते हैं। मून दोबारा से भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है लेकिन चुंग उसे लात मारकर बेसमेंट में गिरा देती है। फिर किम उसे वापस सुरंग के अंदर लेकर जाता है। वो देखता है कि बिरजू एक स्विच बार बार ऑन ऑफ कर रहा है। ये स्विच बाहर लगी लाइट का था। फिर बिरजू बताता है कि ये मोर्स कोड है यानी लाइट के जरिए भी हम किसी को अपना संदेश दे सकते हैं। लेकिन डोंग और उसकी फैमिली को ये वाली लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर किम उसे एक पाइप के साथ बांध देता है। उधर मैडम चुंग को बताती है कि हम अपने बेटे का बर्थडे इस घर में कभी सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि एक बार रात को जब वो अपना बर्थडे केक खा रहा था तो उसने किचन में एक भूत देख लिया था। उसके बाद वो कभी भी उसे भूल नहीं पाया। उधर बिरजू किम को बताता है कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ रहने में मजा आता है, प्लीज तुम मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। फिर किम उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर बाहर आ जाता है। चुंग अपने पति और दोनों बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर डी सॉन्ग आ जाता है और वे सब लोग फिर से कॉकरोच की तरह टेबल के नीचे छिप जाते हैं। वो बाहर गार्डन में अपना छोटा सा कैंप लगाता है और आज रात उसके अंदर ही सोने को कहता है। फिर मिस्टर डोंग उससे वॉकी टॉकी पर बात करते हैं और कहते हैं कि हम लिविंग रूम में ही हैं, अगर तुम्हें डर लगे तो हमें बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। फिर मैडम कहती है कि हम भी यहीं पर सो जाते हैं। तभी मिस्टर डोंग कहते हैं कि मुझे यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही है। ये स्मेल कार के अंदर से आने वाली स्मेल से मिलती है। ये स्मेल कुछ इस तरह की है जैसे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की होती है। मिस्टर डोंग की ये बात किम को अच्छी नहीं लग रही थी और ये बात वो दिल पर ले जाता है। फिर रात को जब मिस्टर डोंग और मैडम सो जाते हैं तो वे तीनों उस टेबल के नीचे से निकलते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वे तीनों चुपके से गैरेज में जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक अमीर और गरीब में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसी तरह उनके घरों में भी जमीन और आसमान का फर्क होता है। जिस जगह मिस्टर डोंग का घर था उससे नीचे और बहुत नीचे एक बस्ती में ये लोग रहा करते थे। जिस तरह चूहे जमीन के अंदर अपना बिल बनाकर रहते हैं। आज बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केविन और जैसिका अपने पापा से पूछते हैं कि उन दोनों का क्या होगा जिनको हम बेसमेंट में बंद कर आए हैं। किम कहता है उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और घर चलो। जिस जगह ये रहा करते थे वहाँ सब लोगों को बस एक ही चिंता थी कि अपने घर में बारिश का पानी घुसने से कैसे रोकें। आज उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी कि ये स्वर्ग से निकलकर सीधा नरक में आकर गिरे थे। उधर टनल में मून बिरजू को खोलती है और बताती है कि मेरा सिर जोरों से दुख रहा है। फिर वो वॉमिट करने जाती है और उसके बाद वो बिरजू के सामने ही अपना दम तोड़ने लगती है और कहती है कि चुंग ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हाथ बंधे होने के कारण बिरजू कुछ नहीं कर पाता, बस सिवाय अपनी पत्नी को मरता हुआ देखने के। फिर बिरजू अपने आप को उस पाइप से छुड़वा लेता है और बार बार लाइट के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करता है। उधर किम अपनी जानवरों से भी बदतर जिंदगी के लिए दुखी था। फिर उस बस्ती में जितने भी लोगों के घर डूब गए थे वे सब एक कम्युनिटी हॉल में रात बिताते हैं। एक बड़े घर की लालसा में उनका खुद का घर भी छिन गया था। कहीं तो खाने के लाले पड़े थे और कहीं अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टियां रखी जा रही थी। तभी मैडम किम केविन और जैसिका को अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। मिस्टर किम काम पर तो जाते हैं लेकिन उनके मन में खुशी नहीं थी। हजारों ऐसे सवाल उनके मन में थे जिनका कोई जवाब नहीं था। एक तो कल रात की कपड़ों में से बदबू आने वाली बात
मिस्टर किम के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और दूसरा खुद का घर पूरी तरह से पानी में डूब जाने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पर आए थे। अब घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा शुरू हो गया था। आज किम, चुंग, केविन और जेसिका, इन चारों में से कोई भी खुश नहीं था। मिस्टर डोंग किम का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहते हैं, मैं आज तुम्हें ओवर टाइम दूंगा, लेकिन चेहरे को थोड़ा ठीक रखो। जेसिका भी अपनी मॉम को कहती है कि हमें एक बार नीचे चलकर देखना होगा कि वे दोनों किस हालत में हैं। लेकिन केविन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपना चट्टान का टुकड़ा लेकर टनल में जाता है ताकि उन दोनों का काम तमाम कर सके, क्योंकि उन दोनों के कारण इन चारों की नौकरियां जा सकती थी। लेकिन अपनी वाइफ के मर जाने के कारण बिरजू पागल हो गया था। वो केविन को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन केविन अपनी जान बचाकर ऊपर भाग जाता है। फिर बिरजू उसी चट्टान के टुकड़े से उसका सिर फोड़ देता है। फिर बिरजू एक बड़ा सा चाकू लेकर बाहर पार्टी में जाता है और बर्थडे का केक ले जा रही जेसिका को मार देता है। फिर वो चुंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन चुंग उस पर भारी पड़ती है और बिरजू को ही मार देती है। ये सब किम दूर बैठा बैठा देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन जब मिस्टर डोंग को यहाँ भी बदबू आती है तो किम को ये बात बुरी लगती है और वो मिस्टर डोंग को मार देता है। ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद जब केविन को होश आता है तो उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर कहता है कि धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। अब अदालत भी केविन और उसकी माँ चुंग को प्रोबेशन पर छोड़ देती है। जब केविन को पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है और उसके पापा का कोई अता पता नहीं है, तब भी वो हंस रहा था। अब सर्दियां आ जाती है। केविन पहाड़ों पर जाता है जहाँ से वो घर बिल्कुल साफ साफ दिखता था। वहाँ अब नई फैमिली रहती थी। तभी देर रात वो देखता है कि घर की एक लाइट बार बार जगबुझ हो रही है। फिर वो उस लाइट का ग्राफ नोट कर लेता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि उसके पापा उसे मैसेज दे रहे हैं कि वो उस घर की सुरंग में है, क्योंकि उस दिन मिस्टर डोंग को मारने के बाद किम घर से बाहर तो निकला, लेकिन वो गैरेज से वापस घर के अंदर घुस गया और नीचे सुरंग में चला गया। फिर मैडम अपने बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली गई और एक दिन उसने मौका देखकर मून की बॉडी को भी दफन कर दिया। जब भी यहाँ कोई फैमिली रहने आती तो वो आधी रात को निकलता था और खाने का सामान लेकर वापस टनल में चला जाता था। वो हर रात अपने बेटे को मैसेज भेजने की कोशिश करता था कि शायद किसी दिन तो उसकी नजर इस लाइट पर पड़ेगी। ये बातें जानकर केविन फैसला करता है कि वो यूनिवर्सिटी, करियर और शादी ये सब बाद में देखेगा। पहले वो पैसा कमाकर ये घर खरीदेगा और अपने मॉम डैड को इस घर में अच्छी जिंदगी देगा। वो ये जानता था कि उसके पापा इस घर के टनल में है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। वो जब तक घर की टनल में थे तब तक सेफ थे। तो दोस्तों, ये मूवी देखकर आपको क्या फील हुआ, कमेंट में जरूर बताना। मूवी मेकर्स ने एक कड़वी सच्चाई को सब लोगों के सामने रख दिया कि किस तरह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हमेशा बड़े घरों में रहने की डिजायर रखते हैं। और इस मूवी का नाम पैरासाइट क्यों पड़ा, ये भी मैंने आपको पूरी डिटेल से इस मूवी के अंदर समझा दिया है। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते जो कि ये डिजर्व करती थी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं भी एक लाइक और सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे एक और बेहतर मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।